दुनिया एक बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ा नहीं है, युद्ध में घुस चुका है। अगर आपको लगता है कि इजराइल और ईरान का ये युद्ध इजराइल और ईरान का युद्ध है, तो इसका मतलब है कि आप इस युद्ध को हल्के में ले रहे हैं। ये युद्ध दरअसल अमेरिका के खिलाफ रूस और चीन का युद्ध है और इस युद्ध से साफ हो जाएगा कि पावरफुल कौन है। और सोचिए, एक साथ इजराइल को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। अमेरिका जहां इजराइल का इस्तेमाल कर रहा है, वहीं रूस और चीन जो हैं वो पहले उन्होंने फ़िलिस्तीन का इस्तेमाल किया, फिर इन लोगों ने लेबनान का इस्तेमाल किया और अब सीधे सीधे ईरान युद्ध में कूद गया है। ये युद्ध इतना भयानक होगा जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ताज़ा अपडेट दे रहा हूँ आपको। ताज़ा अपडेट ये है कि इजराइल के खिलाफ पूरी दुनिया हो गई है। यूनाइटेड नेशंस के प्रमुख महासचिव को इजराइल ने बैन कर दिया है कि आप इजराइल में घुस नहीं सकते हैं। दो बार इजराइल के खिलाफ यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव पारित हो चुके हैं। 100 से ज़्यादा देशों ने इजराइल के हमले को गलत करार दिया है। वहीं ईरान के पास ईरान न तो हमास है न हिजबुल्ला है कि आप उसको निपटा देंगे। यकीन मानिए तो ईरान के पास अगर सेना की बात करें तो लगभग 1,60,000 सैनिक हैं इजराइल के पास। वहीं 5 लाख सैनिक उसके पास रिजर्व हैं, टोटल 6 लाख। लेकिन ईरान के पास लगभग 5 लाख सैनिक वर्किंग हैं और 5 लाख रिजर्व भी है। आबादी की बात करें तो 8 करोड़ के करीब आबादी ईरान की है और लगभग 90 लाख से 1 करोड़ की आबादी इजराइल की है। और दोनों सीमावर्ती देश हैं। अगर इजराइल में ईरान के लोग भी घुस गए तो भी इजराइल की मुश्किल बढ़ने वाली है। एक साथ 200 से ज़्यादा रॉकेट ईरान ने दागे हैं। इजराइल के पास तकनीक है, हथियार है, लेकिन जो नई जानकारी आ रही है, 20 से ज़्यादा फाइटर विमान, इजराइल के 20 से ज़्यादा फाइटर विमान को ईरान ने मार गिराया है। तो सोचिए युद्ध कितना भयानक हो रहा है। लेकिन मैं बताऊंगा आपको इस युद्ध के पीछे की कहानी कि भारत किसके साथ है। मैं बताऊंगा आपको कि इस युद्ध के पीछे असली लोग कौन है, कौन हथियारों की सप्लाई कर और कौन अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। खबर तो ये भी है कि भारत के जो युद्धपोत हैं वो ईरान के बंदरगाह पर लंगर डाल चुका है। कहा जा रहा है कि हाल ही के दिनों में, कुछ ही दिनों में ईरान और भारत का सैनिक युद्धाभ्यास होने वाला है। हिजबुल्ला और नसरुल्ला की हत्या के बाद ईरान ने जिस तरह से धमकी दी थी, चेतावनी दी थी, उसके बाद 200 रॉकेट दागे हैं। आप जान लीजिए कि कोई भी शहर ऐसा नहीं है इजराइल का जो ईरान के रीच में नहीं है, ईरान की पहुंच में नहीं है। ईरान एक देश है, उसके पास वो तमाम संसाधन है जो किसी भी मुस्लिम देश के पास नहीं है। दुनिया भर में मुस्लिम देशों में सबसे मजबूत अगर कोई देश है तो वो ईरान है। उसके बाद तुर्की का नंबर आता है। तुर्की के प्रमुख ने, एर्दोगान ने भी कहा है कि ये युद्ध जो है वो हिटलर के खिलाफ है। मतलब बेंजामिन नेतन्याहू जो इजरायली प्रधानमंत्री है वो हिटलर है, वो हिटलर के आदर्शों को मानता है और उसने पूरे फिलिस्तीन और लेबनान को मुर्दा घर में तब्दील कर दिया है। ऐसे में उसको सबक सिखाना जरूरी। इसका मतलब दुनिया के 2 बड़े मुस्लिम देश ईरान और तुर्की एक साथ खड़ा है। अब बताते हैं इस युद्ध में क्या होगा। ये बात तो सच है कि हमास अकेले इजराइल से नहीं जीत सकता था, लेबनान और नसरुल्ला भी नहीं जीत सकता था, और अगर यमन के लड़ाके लड़े तो भी नहीं जीत सकता था। लेकिन जैसे ईरान की इस युद्ध में एंट्री हो गई है, अब इस युद्ध में इजराइल को मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन अब दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी थी। अब ईरान नहीं लड़ रहा है, इजराइल नहीं लड़ रहा है। ईरान के पक्ष में चीन और रूस लड़ रहा है और इजराइल के पक्ष में अमेरिका लड़ रहा है। अभी हाल ही के दिनों में 2-3 दिन पहले की घटना है, किस तरह से ईरान के युद्ध में ऐलान करने के बाद जब यूनाइटेड नेशन से
संयुक्त राष्ट्र संघ से बेंजामिन नेतन्याहू इजरायली प्रधानमंत्री लौट रहे थे, उसी समय हूती के लड़ाकों ने, हूती जो कि यमन के लड़ाके हैं हूती, उन्होंने उनके जहाज पर हमला रॉकेट दागे थे, वो नाकामयाब रहा। उसके बाद मोसाद के हेड क्वार्टर पर दागा गया, वो भी नाकामयाब रहा। लेकिन ये हमला साफ था कि अब ये लोग गोलबंद हो चुके हैं। उसके बाद आपको बता दें कि ईरान ने कहा था कि नसरल्ला का बदला लिया जाएगा। पूरी दुनिया में नसरल्ला हीरो बनकर उभरा है। उसके बाद रात में 2 बजे के करीब 200 से 250 रॉकेट ईरान ने दागा है। वहीं 1 लाख फौज कहा जा रहा है कि लेबनान में उतारा गया है। तो इजराइल जो है वो चारों तरफ से घिर चुका है। अब बताता हूँ सुपर पावर का खेल कैसे चल रहा है। देखिए, ईरान इसलिए मजबूत दिख रहा है क्योंकि ईरान की जो सीमा है वो रूस से भी लगता है और चीन से भी लगता है, और ये सब एशिया के देश हैं। हथियारों की सप्लाई बहुत आसान होगी। रूस को और चीन को एशिया में कोई नहीं रोक सकता है। इजराइल की हैसियत के बाहर है कि वो रूसी हथियार को और चीनी हथियार को ईरान तक पहुंचने से रोके। लेकिन अमेरिका के जो हथियार हैं वो इजराइल तक पहुंचने में हूती एक बड़ी बाधा, यमन के लड़ाके बड़ी बाधा हैं, और वो युद्ध हथियार के जो बंदरगाह हैं या जो हथियार जो युद्धपोत पर आते हैं या पानी के जहाज से आते हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। ये युद्ध इसलिए भीषण हो रहा है, विकराल फंस गया। इजराइल इसलिए हारेगा क्योंकि आप सबको पता है कि यूक्रेन और रूस के युद्ध में पूरा नाटो कंट्री, यूरोपियन कंट्री और अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा था। रूस को मौका चाहिए था, इसलिए रूस उस युद्ध में फंसा हुआ है और अपने पड़ोसी यूक्रेन के साथ कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रहा है। इसी का खींच और इसी का बदला जो है वो ईरान के जरिए वो इजराइल से हमला करवा के ले रहा है। ईरान जो है वो अब रूस और चीन का दोस्त बन चुका है, और जिस तरह से रूस एक समझौता कर सकता है, या तो यूरोप को यूक्रेन का मदद साथ छोड़ना पड़ेगा, अमेरिका को मदद बंद करना पड़ेगा, तभी जाकर रूस जो है वो अपने हित पहले देखेगा और वो हमास, फिलिस्तीन और उसके बाद ईरान और उसके बाद लेबनान के बलि देकर वो अपने हितों की रक्षा करेगा। और वो कहेगा कि अमेरिका तुम यूक्रेन की मदद बंद करो, तब हम इन देशों की मदद बंद करेंगे, ताकि यूक्रेन युद्ध से वो बाहर निकल सके और यूक्रेन को सबक सिखा सके। लेकिन सवाल है कि यूक्रेन के साथ सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरा यूरोप है, और अमेरिका इतनी बड़ी गलती करने की हिमाकत नहीं करेगा। रूस और चीन की जो गोलबंदी है वो बहुत भयानक है। एशिया में रूस और चीन अपनी बादशाहत चाहते हैं। चीन खासकर मिडिल ईस्ट में मोनोपोली चाहता है। वो इसलिए इस युद्ध में ईरान और आपको बता दें कि लेबनान या फिर हमास की मदद कर रहा है, ताकि मिडिल ईस्ट के जो मुस्लिम कंट्री है उसमें उसका वर्चस्व बने, सिंपैथी हो, भारत का जो मार्केट है उसको वो हटा सके। ये उसकी पॉलिसी है। लेकिन भारत के पास भी प्लान भी है। भारत भी अपने युद्धपोत ईरान के साथ युद्धाभ्यास के लिए खड़ा किया है। कोई भी मिडिल ईस्ट का देश भारत के छवि पर दाग नहीं लगा सकता है, क्योंकि भारत की छवि बेदाग है, और भारत कभी भी किसी के साथ युद्ध में खड़ा नहीं रहा है। वो हमेशा से शांति का प्रतीक रहा है, और भारत की ताकत को सब लोग जानते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि इस युद्ध में भारत की भूमिका शांति वाली हो और वो इस युद्ध को रुकवाए, और ये भारत कर सकता है। इसीलिए भारत ने हमेशा से नैम कंट्री, गुट निरपेक्ष दलों का, यासर अराफात हो, नेल्सन मंडेला हो या क्यूबा हो, सबसे अच्छे संबंध रहे हैं भारत के। और भारत को दुनिया में एक ऐसे देश के तौर पे जाना जाता है जिसको निस्वार्थ माना जाता है, जिसका कोई अपना स्वार्थ नहीं, और वो चाहता है कि दुनिया में अमन शांति हो, इसलिए बुद्ध का देश कहा जाता है। तो भारत की छवि बहुत बड़ी है। भारत के जो शांति सैनिक हैं उनकी छवि बहुत बड़ी है, और भारत इस युद्ध को रोकने में कारगर हो सकता है। और इसलिए पूरी दुनिया, चाहे वो रूस हो, चीन हो, अमेरिका हो या इजराइल हो, भारत की बात को ये नहीं टाल सकते हैं। लेकिन भारत हमेशा कोशिश करेगा कि युद्ध ना हो। इसलिए दुनिया में भारत की एक अपनी छवि है, और भारत की छवि मजबूती के साथ और मजबूत हुई है कि भारत में क्षमता भी है, साधन भी है, संसाधन भी है, लेकिन वो शांति के रास्ते पर चल रहा है। उसका एक अलग सम्मान है। जैसे कहावत नहीं है कि सामर्थ्य में न कछु गोस दोसाई, ये बात सच है। लेकिन एक और कहावत है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरहित विनित सरल हो।
मतलब ये हुआ कि वो सांप जिसके पास विष हो, जहर हो, और अगर वो शांति चाहता है तो उसकी बात दुनिया सुनता है। लेकिन कोई सांप जिसके पास जहर न हो, अगर वो कहे कि मैं शांति प्रिय हूँ, तो कोई उसकी बात नहीं मानता है। तो भारत एक ऐसा देश है जिसके पास ताकत भी है, साधन भी है, और इसलिए वो शांति की बात करता है तो दुनिया उसको सुनती है। तो चीन का अपना स्वार्थ है, रूस का अपना स्वार्थ है, वो ईरान को और हमास को और उसके बाद लेबनान को अपना कंधा बना रहा है और उसके कंधे पर रख के फायरिंग कर रहा है। दरअसल वो अमेरिका को जवाब दे रहा है। दुनिया जानती है इजराइल जो है वो अमेरिका के सह पर काम करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका के चक्कर में इजराइल एक ऐसे युद्ध के सुरंग में घुस गया है जहां से उसका बचना नामुमकिन है, क्योंकि ईरान की रिच में है इजराइल, और अमेरिका से हथियार आने में समय लगेगा, लेकिन रूस और चीन से हथियार पहुंचने में समय नहीं लगेगा। इसी तरह की गलतियां पाकिस्तान करता रहा। अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तान हमेशा से भारत से गुस्ताखी करने की कोशिश करता रहा है और खामियाजा भुगतना पड़ा है। फिलहाल इजराइल के 1 करोड़ लोगों को बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने हठ में, अपने जिद में फंसा दिया है, और एशिया का संतुलन खराब हो रहा है। एशिया का जो डेमोग्राफी है वो बदल रहा है, और कम से कम मुस्लिम देश तो एक साथ आ ही रहे हैं। फिलहाल दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो इजराइल के साथ खुलकर खड़ा है। अमेरिका भले खड़ा है, लेकिन वो भी हथियार की सप्लाई अब नहीं कर पाएगा। इस युद्ध में 20 से ज़्यादा जो इस तरह से आधुनिक युद्ध विमान मारे गए हैं इजराइल के, तो कहीं ना कहीं इजराइल इस युद्ध में फंस गया। इसलिए कहा जाता है कि आतंक का कभी न कभी अंत होता है, और जिस तरह से निर्दोष बच्चों, मासूमों, महिलाओं को हमास के नाम पर, फिलिस्तीनियों को जिस तरह से इजराइल ने बेघर किया है, जिस तरह से इजराइल ने लेबनान में मजलूमों को मारा है, अब उसके आसपास इस तरह के घिर गया है कि अब उसे युद्ध में जाना पड़ेगा। और ईरान ने जब कमर कस ली है और ईरान को मदद कर रहा है रूस, चीन, मतलब साफ है कि इजराइल के खिलाफ अब ईरान के जरिए, ईरान के कंधे पर बंदूक रखकर इस युद्ध को रूस और चीन लड़ रहा है। इसलिए इजराइल को अपनी मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका का स्वार्थ इतना बड़ा है कि वो 7 समंदर पार एशिया में इजराइल के लिए तो लड़ने नहीं आ रहा है। आपकी क्या राय है? क्या इजराइल फंस गया है? क्या एक जिद्दी प्रधानमंत्री ने अपने देश को युद्ध में धकेल दिया है? सब जानते थे कि इजराइल में नेतन्याहू बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गए थे, वो दोबारा प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे थे, इसलिए उन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए देश को ही युद्ध में धकेल दिया। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।